प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसे आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, चैप्टर 1 हमारे आसपास की पदार्थ, ये क्लास 9th से रिलेटेड है और मैं क्लास 9th का क्वेश्चन बैंक है जिसकी जितने भी क्वेश्चन है मैं वो करा रहा हूँ। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों को हमारे आसपास के पदार्थ ये चैप्टर में से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसे मैं आप लोग को पहले डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद ना क्या करूँगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसकी देख पा रहे होंगे। देखिए, ये पहला पॉइंट है स्मरणीय तथ्य जिसे हम लोग को याद रहना चाहिए। देखिए, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ कहा, ठीक है। पदार्थ किसे कहते हैं? तो जितनी भी वस्तु है वो जिस चीज़ से बनी है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। तो ये चीज़ समझ में आई है, आप लोग को आई होगी। सेकेंड पॉइंट से भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। यह मूल 5 तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश है, ठीक है। तो ये दार्शनिकों ने, ठीक है, पदार्थ को कितने भाग में बांट दिया? ये पदार्थ है, देख सकते हैं ये पदार्थ है, ठीक है। इसको कितने भाग में बांट दिया? तो 5 तत्वों में बांट दिया, ठीक है। किसमें किसमें? पहला वायु, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि और चौथा क्या? जल, पांचवा आकाश, ठीक है। आप लोग इसको अगर याद करते चलेंगे तो आप लोग याद कैसे कर सकते हैं? माना ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। तो ये तो पृथ्वी हो गया पहला चीज जिसमें हम लोग रहते हैं। ये मतलब पदार्थ का एक भाग है कहेंगे, ठीक है। दूसरा, इसके आसपास क्या होती है? चारों ओर वायु होती है। पृथ्वी के चारों ओर वायु होती है, तो वायु भी एक दूसरी पदार्थ हो गया। एक पृथ्वी हो गया, एक दूसरा क्या हो गया? वायु, ठीक है। तीसरी क्या है? हम लोग पृथ्वी में खाना वाना बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? आग जलाते हैं, तो आग भी हो गया, ठीक है। और हम लोग को क्या है? जीने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। तो पृथ्वी में पहले से विद्वान क्या क्या है? जल भी है और क्या चीज? आकाश, ठीक है, आकाश। तो आप लोग पदार्थ को 5 भाग में बांटा गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर तीसरा, सभी पदार्थ का द्रव्यमान होता है। देखिए, जितने भी पदार्थ होते हैं ना उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है और वह कुछ स्थान घेरती है। जितने भी पदार्थ हैं उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है और वह स्थान भी घेरता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए, आधुनिक वैज्ञानिकों ने, हम लोगों ने देखा तभी दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांट दिया है, ठीक है। लेकिन दार्शनिकों ने, आधुनिक क्या है? आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? 2 भागों में। तो पदार्थ के भौतिक और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 भाग में बांटा है, ठीक है। आप देखिए तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट, द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जितने भी द्रव है किनसे बना है? तो सूक्ष्म कणों से। 1 नंबर का क्वेश्चन उठ सकती है, द्रव खाली स्थान से मिलकर बनी है, डॉटेड डॉटेड किससे मिलकर बनी है? मतलब सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। कौन? द्रव। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है। हमारे आसपास ये है ना द्रव्य, क्या चीज बोलिए? द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होती है। किसमें किसमें? तो देखिए, ठोस, द्रव और गैस में। ये द्रव्य है वो 3 अवस्था में विद्यमान है, ठोस, द्रव और गैस। देखिएगा नेक्स्ट, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस के कण में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है।
गैस के कणों में सबसे कम, गैस का कण में आकर्षण बल सबसे कम होता है, ठीक है। और द्रव की कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती। देखिए हम लोगों ने अभी क्या देखा, द्रव्य है ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है और द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस में, द्रव में और गैस में। सबसे आकर्षण बल अधिक किसका होता है, ठोस का। उसके बाद गैस का सबसे कम होता है और इसका आकर्षण बल मध्यवर्ती होता है, ठीक है। मतलब इसका आकर्षण बल जितना होता है ठोस का और गैस का जितना होता है उसके बीच में आकर्षण बल होता है किसका, द्रव का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम, परंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होते हैं। आप देखिए हम लोगों ने तभी आकर्षण बल देखा, ठोस का सबसे अधिक, गैस का सबसे कम और द्रव का ना मध्यवर्ती होता है। अभी क्या चीज देख रहे हैं इसको गौर कीजिएगा। ठोस ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, मतलब ठोस के कण के बीच में ना जो रिक्त स्थान होती है वो कम होती है, गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है। किसके बीच, ठोस के बीच, क्योंकि ठोस के कण होते हैं ना ये एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। माना एक कोई ठोस है तो इसके जो कण होंगे छोटे छोटे एक दूसरा के बहुत ही सामने सामने होंगे, ठीक है, बहुत सामने सामने होंगे, इतना सामने सामने कि एक कण दूसरे कण के बीच में कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती, इस तरह से होते हैं। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है प्रत्येक पदार्थ के बीच में खाली स्थान होती है, तो ये चीज को गौर कीजिएगा। ठोस की क्या होते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, गैसों के लिए अधिकतम, और गैस के बीच, ठीक है, किसके बीच, गैस के लिए, गैस के कणों के बीच हम लोग कहेंगे रिक्त स्थान होती है, अधिकतम होती है, और द्रव के लिए मध्यवर्ती होती है। द्रव के लिए क्या होती है, मध्यवर्ती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए पदार्थ की अवस्थाएं अंतर परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, अंतर परिवर्तित होती है। याद रखिएगा पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, अंतर परिवर्तित होती है। कहने का मतलब वो एक चेंज होती रहती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जाता है। देखिए मतलब ना पदार्थ है जो कि एक रूप से दूसरा रूप में बदलता है, ठीक है। ये कैसे बदलता है, तो ताप और दाब में परिवर्तन करने से। माना कोई पदार्थ है, ये जब ये पदार्थ है, ये पदार्थ कब तक नहीं बदलेगा, जब तक कि इस पर हम लोग दाब नहीं देंगे या तापमान में वृद्धि नहीं करेंगे, तब तो क्या है ना, इसका क्या नहीं होगा, अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ऊर्ध्वपातन, ये चीज समझना इम्पोर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन क्या चीज है, तो कोई ठोस, देखिए ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ, क्या चीज, ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस की अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में क्या होती है, कोई ठोस पदार्थ को आप गर्म कीजिए तो क्या होगा, वह द्रव में चेंज नहीं होगा और सीधे क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई कपूर ले लीजिए, आप उसको जलाइए या गर्म कीजिए ना तो वह द्रव के रूप में नहीं होगा, डायरेक्टली क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गैस। और ना गैस को अगर आप किसी चीज पे उसको मतलब क्या है, गैस को किसी चीज से ढक दीजिएगा तो वह उस पदार्थ में जाती है और जम जाती है और डायरेक्टली ठोस बन जाती है, ठीक है। अब देखिए इसको, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस की अवस्था में आ जाते हैं। इसको हम लोग ने रीड किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोलता है, और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। गैसीय अवस्था से किस में आ जाते हैं, सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। कौन,
तो गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में आ जाते हैं। मतलब क्या हो, तो ऊर्ध्वापातन होता है, माना कोई पदार्थ इसमें है, ठीक है, इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ना, गैस बन जाएगा। और जब इसको कोई कीप से ढक दीजिए, किससे ढक दीजिए, कीप से ढक दीजिए, तो यहाँ पे ये क्या होगा, जम जाएगा, जमेगा ना और फिर से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ, ठीक है। देखिए, देख पा रही होंगी, वाष्पीकरण एक सतत की परिघटना है। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। वाष्पीकरण एक क्या है, सतह की परिघटना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर सकते हैं, कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। इसे फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सुनिए। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। इसे आप लोग एक बार रीड कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण की गति है, ये निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण कब कब हो सकता है, उसके लिए क्या चाहिए, तो देखिए, सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति, ठीक है। मतलब इसका मतलब समझिए, वाष्पीकरण की गति किन कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है, तो सतही के क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है, किससे, वाष्पीकरण से, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखिए, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 केजी द्रव को वायुमंडलीय दाब पर और द्रव के क्वथनांक पर गैस की अवस्था में परिवर्तन करने में प्रयोग होती है, ठीक है। फिर से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में बात कर रहे हैं। ताप की वह मात्रा है जो 1 केजी द्रव को वायुमंडलीय दाब पर और द्रव के क्वथनांक पर गैस की अवस्था में परिवर्तन करने में प्रयोग होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मैं आप लोग को समझाऊंगा क्वथनांक क्या चीज़ है, गलनांक क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा, तभी देखे तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, अभी देख रहे हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है, संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संकलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। तो इसे फिर से आप लोग रीड कीजिए, संकलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संकलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा, संकलन, ठीक है, क्वथनांक, गलनांक और संकलन। एक अगला पॉइंट क्या है, क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ राशियां एवं उनके मात्रक, ठीक है, कुछ भौतिक राशि है और उसका मात्रक दिया गया है, तो मैं उसे रीड करूंगा अभी और आप लोग को समझाऊंगा। देखिएगा, देख पा रही होंगी, कुछ राशियां एवं उनके मात्रक। राशि
तापमान। तापमान एक भौतिक राशि है, ठीक है, जिसका मात्रक बोलेंगे तो केल्विन। इसका प्रतीक क्या है? कि। पहला क्या हम लोग ने डिस्कस किया? तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन। प्रतीक क्या है? कि। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ भौतिक राशियां, ठीक है। देखिए, दिखाई दे रहा होगा। ये लंबाई है, इसका मात्रक होती है मीटर और इसका प्रतीक होती है स्मॉल एम। संहति मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं द्रव्यमान, ठीक है। संहति का मतलब क्या? द्रव्यमान। याद रखिएगा, संहति का मतलब द्रव्यमान होती है और इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम, जिसका प्रतीक केजी। तो द्रव्यमान की SI मात्रक क्या होती है? केजी या किलोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। भार का SI मात्रक न्यूटन, संकेत एन से दर्शाते हैं, कैपिटल एन। आयतन का SI मात्रक घन मीटर और इसको ना MQ से दर्शाते हैं, स्मॉल MQ। घनत्व, ठीक है, घनत्व का SI मात्रक क्या होती है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। घनत्व का SI मात्रक क्या होती है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। और इसका सिंबल देखिए केजी, स्मॉल एम का पावर -3, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या रीड कर सकते हैं? केजी प्रति घन मीटर। केजी प्रति घन मीटर इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दाब। दाब का SI मात्रक होती है, मतलब मात्रक पास्कल, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं सभी को, लंबाई का SI मात्रक मीटर, संहति का किलोग्राम, भार का न्यूटन, आयतन का SI मात्रक घन मीटर, घनत्व का SI मात्रक केजी मीटर प्रति घन, केजी प्रति घन मीटर। दाब का SI मात्रक पास्कल। किसे दर्शाते हैं? संकेत PA से दर्शाते हैं। किसे? PA से क्या करते हैं? दर्शाते हैं, ठीक है। किसे? PA से दर्शाते हैं। तो ना कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स था जिसे मैं डिस्कस किया, ठीक है। मैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ये वीडियो इतनी ही। यदि लाइक आप लोग किए तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर किए करें। थैंक यू।